हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, मैथ्स का प्रश्न बैंक को कंप्लीट करने के बाद अब हमारी पारी है साइंस के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने की। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक की सीरीज है, विषय विज्ञान के लिए है और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चे एक चीज़ बता दूं कि ये कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा के लिए है और त्रैमासिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। लगभग 95% प्रश्न आप लोगों को यहीं से बनेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पुरानी वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बेटा सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए, ये ब्लूप्रिंट है आप लोगों का, लेकिन साइंस में बहुत अच्छी बात है कि देखना, अभी मैं जब ब्लूप्रिंट आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 4 चैप्टर आने वाले हैं, शायद 1 2 3 4 5 चैप्टर आने वाले हैं। 5 चैप्टर में जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, वो ओनली फॉर कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, ये देखिएगा। और ये क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ है, यहाँ से 4 मार्क्स के आएंगे। रिक्त स्थान यहाँ से 2 अंक के, यहाँ से 3 अंक के। ठीक है, देखो केवल 2 ही चैप्टर से आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न बनना है। तो अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छा कर लिया तो आपके यहाँ से ही बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दी सेम यहाँ पर भी बेटा, जैसे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में देखिए केवल ये 3 चैप्टर से ही रिक्त स्थान को कंप्लीट किया है, बाकी चैप्टर से रिक्त स्थान नहीं पूछा गया। देखो, ठीक है। उसी प्रकार सत्य सत्य, केवल ये 2 चैप्टर से ही सत्य सत्य पूछा गया है, 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। तो इसके बाद में कहीं से सत्य सत्य नहीं आएगा। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ से उत्तक से 4 मार्क्स की सही जोड़ी है और यहाँ से 2 मार्क्स की है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, 3 अंक का 2 प्रश्न दिया गया और 4 अंक के प्रश्न दिए गए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अपन अध्याय 1 की बात करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 2 रिक्त स्थान 2, सत्य सत्य 2, सही जोड़ी मिलाइए 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न बनने वाले हैं। तो कुल 15 अंक की यूनिट है। देखते हैं आज अपन कितना कवर कर पाते हैं। चलिए देखिए बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि पहला, किसी अवस्था में कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। सेकेंड, गैस की क्या विशेषता है? देखो बेटा, गैस का न तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन होता है। ठोस की क्या विशेषता है? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं द्रव की, तो द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? तो जिसके अणु दूर दूर होंगे उसके कण बहुत अधिक गतिशील होंगे, तो गैस आएगा। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? चलो बच्चा, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर ब्लैंक पेज में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग एकदम इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और आपके इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर 3 चीज़ लिख रहा हूँ बेटा। एक होता है आप लोगों का ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है और पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो ठोस को द्रव में बदलना है, पहली बात। द्रव को गैस में बदलना है और गैस को क्या में बदलना है? ठोस में। ठीक है, क्लियर? तो देख लो, है ना। तीसरी बात, हम इसको ऐसा भी होता है, देखिएगा, द्रव को भी ठोस में डायरेक्ट बदला जा सकता है, गैस को भी द्रव में बदला जा सकता है और ठोस को भी द्रव में गैस में बदला जा सकता है।
तो किसको क्या कहते हैं, है ना, इस चीज़ को अपने को याद रखना है। जब ठोस को हम द्रव में बदलते हैं तो याद रखना है बेटा, जब हम ठोस को काय में बदलते हैं, द्रव में बदलते हैं, तो इसे कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। ये याद रखना है, संगलन या गलन भी बोलते हैं, ठीक है। द्रव को काय में चेंज करना है अपने को? गैस में, तो इसको वाष्प कहते हैं। आपको याद रखना है, इसको वाष्प कहते हैं, वेपराइजेशन। गैस को ठोस में बदला जाता है, गैस को जब ठोस में बदला जाता है डायरेक्टली, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और अब कंडीशन उल्टी करना है, जैसे द्रव को ठोस में चेंज करना है तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग, जिसको हम लोग जमना कहेंगे, है ना, इसको जमना, या फिर हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जमना, है ना। देखिएगा, ये हो गया आपका जमना, या इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। उसी प्रकार जब गैस को द्रव में बदला जाता है, गैस को द्रव में बदला जाता है, तो इसे द्रवीकरण, द्रवीकरण या फिर संघनन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठोस को गैस में बदला जाता है, ठोस को अपने को बदलना है गैस में, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए हम इसको ऊर्ध्वपातन नहीं कहते, है ना, ठीक है। अगर हम ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं तो ये आप लोगों का ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और गैस को ठोस में बदलना है तो इसको निक्षेपण कहते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, बस इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग इसको लिख कर रखिए, इसी से सारे प्रश्न बनने वाले हैं, देखो, ठीक है। हम प्रश्न पहुंच गए थे, प्रश्न क्रमांक 4। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह कौन सी विधि है? अब देखो, बर्फ होता है ठोस, अब ठोस को पानी में बदलना है, तो मैंने अभी बताया था कि इसको क्या कहते हैं बेटा? गलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गलन। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो जल के गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो ये रंग प्रभावित नहीं करता। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन कैसा होता है? तो दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन द्रव में बदल जाता है, ठीक है। ओके, ये प्रश्न 7 के उत्तर हो गए। प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में बात करते हैं। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो देखो, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, गैस को क्या में बदलना है? द्रव में बदलना है, तो उसे अपन संघनन कहते हैं। अब संघनन तो ऑप्शन है नहीं, तो इसे अपन द्रवीकरण भी नाम दिया गया है। जब किसी ठोस को बिना द्रव में बने सीधे गैस में बदला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना द्रव में बदले सीधे उसमें बदलेंगे तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर या नेप्थलीन, है ना, कपूर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, नेप्थलीन डामर गोली वो भी सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़ी है? तो ये गैसीय अवस्था है, सबसे अधिक संपीड़ी होती है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? अब देखो, गैस सीधे काय में परिवर्तित होगी? ठोस में, तो इसे अपन कहेंगे अवक्षेपण, है ना। गैस ठोस में चेंज होगी तो अवक्षेपण। नेक्स्ट, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़िता होती है? तो ये ठोस में होती है। न्यूनतम विसरण का गुण काय में पाया जाता है? तो सबसे कम विसरण होता है बच्चा ठोसों में। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, द्रवों में थोड़ा पाया जाता है और गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, गैस के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? तो गैस के संपीड़ितता के कारण, है ना, गैस के संपीड़ितता के कारण उसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं? सिलेंडर में भरकर रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो बताया था पूरा वही चीज़ आएगा। द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव काय में बदलता है? वाष्प में, तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, ठीक।
सेकेंड, द्रव, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? देखो गैस क्या में बदलेगी? द्रव में, तो इसे संघनन कहते हैं, संघनन। ठीक है। नेक्स्ट, या द्रवीकरण भी बोलते हैं। जल का क्वथनांक, ये बेटा जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, 100 लिखना है आपको। जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ओके। प्रश्न क्रमांक 5, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे निक्षेपण कहते हैं, है ना। वो आपको सारणी याद रखना है, मैंने जो बताया निक्षेपण कहते हैं। द्रवों में आपसी आकर्षण बल खालिस्तान होता है, तो अगर मैं द्रवों की बात करता हूँ उसमें आपसी आकर्षण बल खालिस्तान होता है, तो इसमें कम होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, शुष्क बर्फ, या इंग्लिश में इसको ड्राई आइस कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं बच्चा, वाष्पीकरण। ओके, तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न क्रमांक सत्य की। ठीक है। देखो गैस में सबसे अधिक संपीड़न अवस्था होती है, तो ये आप लोगों का सत्य है ना। ठोस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये असत्य है बच्चा। ठोस के कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते क्योंकि गैस के कण करते हैं, है ना। जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं। जब कोई द्रव क्या में बदलता है? गैस में बदलता है, तो इसे संघनन नहीं वाष्पीकरण कहते हैं, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी असत्य है क्योंकि हवा का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 5, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो ये भी असत्य है बच्चा, है ना। प्रश्न क्रमांक 6, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। हाँ, ठोस से पानी बनेगा तो इसे गलना कहेंगे। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट, गैसों का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन, ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 8, जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सत्य है, मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। ठीक है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो ये असत्य है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होगा तो आकर्षण कम होता है। ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। मुझे तो लगता है कि ये सही विकल्प समकक्ष कॉलम बी में सही उत्तर लिखा हुआ नहीं हो, है ना। ये तो बोला है लेकिन यहाँ पर सही उत्तर ही लिखा हुआ है। देखो अभी जो मैंने बताया था, ठोस का निश्चित आकार तथा आयतन होता है, द्रव की बहने की प्रवृत्ति होती है ना। गैस सबसे अधिक संपीड़ी होती है। गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन का तापमान, ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसे परिवर्तन का तापमान को गलनांक कहते हैं। क्वथनांक, द्रव से गैस में परिवर्तन का तापमान को अपन क्वथनांक कहते हैं। ये बिल्कुल सभी का सही दे दिया है। उसी प्रकार कॉलम ए और कॉलम बी, इसको भी सही दिया है लग रहा है बच्चा। चलो देखो, वाष्पीकरण अभी मैंने आपको बताया था, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, तो ये वही हो गया। संघनन, गैस का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन। जमाव, द्रव से ठोस में परिवर्तन। द्रवीकरण, द्रवीकरण क्या होता है? गैस से द्रव में परिवर्तन। तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन, दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा की दर से बढ़ती है। और यह है ब्राउनी गति, कणों की अनियमित गति को अपन ब्राउनी गति कहते हैं, जिगजैग। ओके, तो ये पूरा सत्य ही है फ्रेंड्स। तो देखो ये तभी बनेगा, मैंने आपको जो अभी एक सारणी बताई थी इस तरीके से, या आप सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, इससे याद रख सकते हैं आप लोग तीनों परिवर्तन को। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपसे सारी चीज़ें बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक, अति लघुत्तरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखो क्या क्या बोला है, पदार्थ की अवस्था बोला है बच्चों। तो आपको पता है पदार्थ की लगभग मुख्य अवस्था तो 3 होती है, पर
वर्तमान में 5 अवस्था है तो आप लोग 5 अवस्था लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, तीसरी होती है गैस और चौथी अवस्था होती है बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा। और छठवीं अवस्था का नाम होता है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन संघनन। BSc है ना, BSc करके है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है। ठोस और गैस के कणों की गति में क्या अंतर होता है? तो देखो, ठोस और गैस के कणों के मतलब ठोस के कण बहुत ही पास पास स्थित होते हैं और केवल कंपन करते हैं, जबकि जो ये ठोस हो गया इसके कण बहुत ही पास पास स्थित होंगे और ये कंपन करते हैं, जबकि गैस के कण बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं, ऐसे दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। और बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए इसमें विसरण का गुण पाया जाता है और इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। बस आप लोग इतना सा बोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए कौन से 2 कारक जिम्मेदार होते हैं? तो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए 2 कारक बेटा, एक होता है तापमान और दूसरा होता है दाब, ठीक है। तापमान और ये दाब, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल क्यों कम होता है? तो गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल इसलिए कम होता है क्योंकि गैस के अणु बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं, तो कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम होता है, ठीक है। द्रव और गैस में कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़ित है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो गैस, द्रव और गैस की बात करता हूँ तो इसमें अधिक संपीड़ित होती है, अधिक संपीड़ित होगी गैस होगी। क्यों होगी गैस? क्योंकि गैस के अणु दूर दूर स्थित होते हैं। जैसे ही प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने पर वो कैसा हो जाता है, दाब जैसे पड़ता है तो दाब पड़ने के कारण उसके अणु पास पास में आ जाते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए संपीड़ितता का गुण अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाष्पीकरण क्या है? तो बच्चा वाष्पीकरण के बारे में अभी मैंने बताया था कि जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह से कणों का बिना उबाल के गैस में परिवर्तन, आप लोगों को लिखना है द्रव की सतह से, ठीक है, द्रव की सतह से कणों का बिना उबाल के गैस में बदलना, बिना उबाल के गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखना है। तो बच्चा कौन कौन से होते हैं 4 कारक? सबसे पहला होता है तापमान, दूसरा होता है सतह क्षेत्रफल, ठीक है, तीसरा होता है वायु का वेग और चौथा होता है आर्द्रता, ठीक है। ये 4 कारक होते हैं, आप लोगों को नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 8, वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए शीतलन प्रक्रिया कहा जाता है बेटा क्योंकि इसमें द्रव के जो तेज कण होते हैं बाहर निकल जाते हैं और शेष द्रव का तापमान कम हो जाता है, इसलिए वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्या आंसर लिखेंगे आप इसका? एक बार ध्यान से सुनिएगा। वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें द्रव के तेज कण बाहर निकल जाते हैं। देखो, इसमें जो द्रव के तेज कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और शेष द्रव का ताप कम हो जाता है, इसलिए अपन इसको शीतलन प्रक्रिया कहा जाता है। संघनन और द्रवीकरण में क्या अंतर है? तो बच्चा बताओ, संघनन का मतलब गैस से द्रव में बदलना संघनन और द्रवीकरण का मतलब वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, ठीक है।
तो ये बता देंगे आप लोग, ठीक। संघनन और द्रवीकरण, ओके। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, सॉरी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो गलनांक होता है, जिस तापमान पर वह गलता है तो उसे मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। जिस तापमान पर वह ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर वह उबलने लगता है, मतलब द्रव गैस अवस्था में चेंज हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्या, क्वथनांक कहते हैं। गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती है, क्यों? तो गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती इसलिए होती है क्योंकि गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता और ठोसों का आयतन निश्चित हो जाता है। आयतन निश्चित होने के कारण, ठीक है, ठोस के जो कण होते हैं वो आयतन निश्चित है तो पास पास स्थित होते हैं। जब ठोस के कण पास पास स्थित होंगे तो कणों के बीच की दूरी भी कम होगी और गैस के कण दूर दूर स्थित होते तो कणों के बीच की दूरी भी अधिक होती है। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चा ऊर्ध्वपातन को मैंने बताया था कि सीधे किससे, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक उदाहरण, कपूर का धूप में उड़ जाना, उदाहरण दे दीजिएगा। ब्राउनियन गति क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसको लिख लेना है आपको, तरल या गैस में निलंबित कणों की अनियमित गति को अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। एक उदाहरण दे देना है, पराग कणों की गति को अपन ब्राउनी गति कहते हैं। दाब में वृद्धि करने पर गैस द्रव में क्यों परिवर्तित हो जाती है? तो देखो, दाब में वृद्धि करते हैं तो गैस द्रव में बदल जाती है। क्यों बदलती बच्चा? क्योंकि दाब से कण पास पास आकर आकर्षण बल को बढ़ा देते। ये दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आकर्षण बल, ये अणु पास में आ जाएंगे, मतलब एकदम ऐसे पास में आ जाएंगे दाब बढ़ाने पर। तो इसीलिए, ठीक है, दाब के कण पास आकर आकर्षण बल को बढ़ा देते हैं, इसलिए वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ना। जल का गलनांक और क्वथनांक क्या है? अगर मैं जल का गलनांक की बात करता हूँ तो जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से क्या तात्पर्य है? वाष्पीकरण का मतलब द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ली गई उष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, लिखना बेटा आप लोगों को कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ली गई उष्मा वाष्पीकरण की उष्मा कहते हैं। वाष्पन से क्या तात्पर्य है? तो वाष्पन से आपको एक ही शब्द में लिखना है, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने बताया था बेटा, ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण देना है, कपूर और नेप्थेलीन, ये दोनों ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। गलनांक को परिभाषित कीजिए। देखो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है तो उसे अपन गलनांक कहते हैं। ठोस काय में बदलेगा? द्रव में बदलता है तो उसे अपन गलनांक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? निम्नलिखित तापमान, आपके पास तापमान तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं सामान्य तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बता सकता हूँ। सामान्य तापमान पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है बेटा, वो द्रव होती है। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था ठोस होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की जो अवस्था होती है वो वाष्प होती है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है कि 0 डिग्री पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प अवस्था में पाया जाता है। ओके, फिर बोलते हैं प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए आकर्षण बल, देखो बर्फ में आकर्षण बल सबसे, बर्फ जल दिया, जल, अगर जल को अपन यहाँ पर जल दिया है तो इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि जल बोले तो बर्फ
फिर चीनी, ये सॉलिड होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है जल को अपन बर्फ़ क्यों बोले। एक काम करते हैं, चीनी सॉलिड होती है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो चीनी, ठीक है। फिर आ जाएगा आप लोगों का जल, फिर आ जाएगा आप लोगों का क्या, ऑक्सीजन। अब देखो किस में आकर्षण बल अधिक होता है, देखिएगा चीनी सॉलिड होती है तो सॉलिड के अणु पास पास स्थित होते हैं, जल के अणु थोड़े दूर स्थित होते हैं और ऑक्सीजन गैस के अणु बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी का नाम होता है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिखना है आप लोगों को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, और इसको लिखना है कॉम्प्रेस्ड सीएनजी को, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। ये दोनों आ सकते हैं आपके एग्जाम में। लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा। द्रव के वाष्पीकरण की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये प्रश्न तो ऊपर भी आया था कि वाष्पीकरण की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती, तो मैंने बताया था आप लोगों को, तापमान, सतह क्षेत्रफल, वायु का वेग और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, फिर से रिपीट वाला प्रश्न है, एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्योंकि द्रव से तेज कण बाहर निकल जाते हैं और शेष द्रव ठंडा हो जाता है, जैसे पसीना वाष्पीकृत होकर शरीर को ठंडा कर देता है ना, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा का क्या महत्व होता है, तो यह ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को बदलती है लेकिन उसका तापमान नहीं बदलती। लिखना है किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के समय जो गुप्त ऊष्मा होती है, पदार्थ की अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है लेकिन उसके तापमान नहीं बदलती। ये आप लोगों को लिखना है, तापमान नहीं बदलती, ओके। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन क्या है, इसका कोई दो उदाहरण दीजिए। यह किस प्रकार कार्य करता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा। ठोस से द्रव में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके कोई दो उदाहरण, नेप्थलीन और क्या बताना है आप लोगों को, कपूर, ठीक है, ओके। यह किस प्रकार कार्य करता है, वही। ब्राउनी गति क्या है, यह किस बात का प्रमाण है। ब्राउनी गति के बारे में मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था इसके पहले कि ब्राउनी गति क्या होती है, तरल या गैस से निलंबित कणों की अनियमित गति। तरल या गैस में निलंबित कणों की अनियमित गति को अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यह किस बात का प्रमाण है, तो यह इस बात का प्रमाण होता है बच्चा कि अणु निरंतर गति में है, अणु निरंतर गति में है, यह इस बात का प्रमाण है, गति में है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सवाल दे रहा हूँ बच्चा, तो एकदम ध्यान से सुनना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। ठोस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है। तो आकर्षण बल अधिक इसलिए होता है क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास स्थित होते हैं, इसलिए इनके अणु के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। बस इतना सा लिखना है। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, ठीक है। तो वाष्पन मैंने बताया था, वाष्पीकरण किसे कहते, वाष्पीकरण का मतलब होता है द्रव से गैस में बदलना, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। और क्वथन या क्वथनांक किसे कहेंगे, ठोस से द्रव में बदलना क्वथन कहलाता है, ठीक है, गलन या क्वथन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8। शुद्ध कपूर और नेप्थलीन में ऊर्ध्वपातन क्यों होता है, कारण लिखिए। कपूर और नेप्थलीन में ऊर्ध्वपातन इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, ये कपूर है और ये नेप्थलीन है, तो इनके जो अणु होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके कण में आकर्षण बल कमज़ोर होता है। क्या लिखना है, इनके कण में आकर्षण बल कमज़ोर होता है, इसलिए इनमें ऊर्ध्वपातन होता है। डायरेक्ट एक शब्द में उत्तर। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो पता है ना आप लोगों को, गर्मियों में सूती कपड़े इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़े पसीना सोखते हैं, ठीक है, आपको लिखना है पसीना सोखते हैं। दूसरी बात,
पसीना सूखना तो ये ठीक है, लेकिन इसमें साइंटिफिक रीज़न भी है कि उसे वाष्पीकृत कर शरीर को ठंडा कर देता है। ठीक है, पसीना को क्या कर देता है, ये वाष्पीकृत कर देता है, पसीना को वाष्पीकृत कर शरीर को ठंडा कर देता है। ठीक है, शरीर को ठंडा कर देता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो वाष्पीकरण के कारण जो होते हैं ना बेटा, तेज गति वाले कण बाहर निकल जाते हैं। तेज गति वाले कण कैसे निकल गए बाहर, तो जो भी बचता द्रव है तो उसका तापमान घट जाता है, इसलिए हमको ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुका है, मतलब हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे बच्चा, है ना। तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले 4 मार्क्स के, रिक्त स्थान 3 मार्क्स का, और 2 अंकी प्रश्न 2 अंक का, 4 अंकी प्रश्न 1 अंक का। तो हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या होता है, शुद्ध पदार्थ वह होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें केवल और केवल बेटा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ये, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है, तो अगर मैं यहाँ पर शुद्ध पदार्थ की बात करूँ बच्चा, तो यहाँ पर जल एक शुद्ध पदार्थ है, वायु है, तो वायु एक प्रकार का क्या है बताओ, O2 है। O2 अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ये होता है ऑक्सीजन। वायु की बात करते हैं तो इसको अपन मानेंगे O2, चलो हम इसको यौगिक मानते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, तो हम इसको यौगिक मान लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर यौगिक होगा, फिर भी सस्पेंस है इसमें, फिर भी देख लेंगे अपन इसको। प्रश्न क्रमांक की बात करते बच्चा, इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा, कोलाइडी का एक उदाहरण है, कोलाइडी का उदाहरण, हाँ, तो इसका एक उदाहरण है दूध एक कोलाइडी है। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तो देखिएगा तत्व की बात करते हैं तो जल तो यौगिक है, नमक भी यौगिक है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन एक तत्व है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण है, पानी में नमक, रेत और पानी, दूध और पानी, तेल और पानी। तो पानी में नमक ये एक प्रकार का सममांगी है। तत्व और यौगिक में अंतर, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु, दोनों यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, दोनों। इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि यौगिक में भी अंतर बताना है। निम्न में से कौन सी विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो असमांगी मिश्रण को प्रयुक्त करने के लिए हम लोग, असमांगी मतलब जो समांगी नहीं है, अविस्पष्ट निस्तारण विधि, निस्पंदन, वाष्पीकरण, हम सभी को यूज़ कर सकते हैं। तांबा एक है, तांबा, कॉपर एक तत्व है। ठीक है, तो आप लोगों को तत्व पे आंसर लगाना है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो देखो बच्चा कि एक दूध जो होता है ना, असमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। ठीक है, असमांगी मिश्रण है। निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है, जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए, इसमें सस्पेंस है फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12, तत्व और यौगिक एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व और यौगिक एक साथ मिलकर कोलाइडी बनाते हैं या मिश्रण बनाते हैं, तो हम तत्व यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक, हाँ, इसमें कोलाइडी आंसर आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। समांगी, असमांगी होता तो सॉरी यार बच्चों, गलत हो गया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, चलो, विलयन वह घटक है जिसकी मात्रा एक दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन के विलयन में
खालिस्तान विलय है तो टिंचर आयोडीन के विलयन में आयोडीन विलय होता है। सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलयन में क्या विलय होता है? CO2 विलय होता है, सोडा वाटर जिसको अपन बोलते हैं। वायु एक विलयन है तो वायु जो होता है गैस का गैस में विलयन है, गैस का गैस में विलयन है। ठीक है। रिक्त स्थान भरिए, तो देखिए बच्चा, क्योंकि रिक्त स्थान यहाँ से आने वाले हैं तो पहला क्या दिया है? वायु एक खालिस्तान मिश्रण है। तो वायु कैसा मिश्रण है? अभी बताया था मैंने आप लोगों को, वायु एक सममांगी मिश्रण है, सममांगी। रेत और जल का मिश्रण खालिस्तान मिश्रण है। ये एक असमांगी या विषमांगी विलयन है। नेक्स्ट, किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का, किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का यूज करेंगे? निस्पंदन विधि का उपयोग किया जाता है। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला यौगिक जल होता है बच्चा। दूध एक खालिस्तान प्रकार का मिश्रण है। दूध एक कोलाइडी मिश्रण है, कोलाइडी। देखो यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा था, यहाँ पर देखो इधर भी पूछा था कि दूध एक खालिस्तान मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये दूध में असमांगी बताया था, कोलाइडी मिश्रण नहीं पूछा क्या? चलो कोई बात नहीं, तो याद रखना है कोलाइडी मिश्रण है। नेक्स्ट, किस विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग, किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक और जल मिलकर खालिस्तान मिश्रण बनाते हैं। तो नमक और जल मिलकर एक सममांगी मिश्रण बनाते हैं, सममांगी। ठीक है। तत्व केवल एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु मत लिखना बच्चों, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है, चुंबक। ठीक है। लोहे के टुकड़े को चुंबक चिपक जाएगा और गंधक अलग हो जाएगा, लोहा अलग हो जाएगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तेल और जल को अलग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसे सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है, जिसे अपन विभंजन कहते हैं, विभंजन का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने की विधि को अपकेंद्रन कहते हैं, अपकेंद्रन। ओके। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है, यह आ जाएगा आप लोगों का सममांगी। ओके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की बात करते हैं। बर्फ, जल तथा वाष्प के गुण के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो इनके भौतिक गुण समान होते हैं बच्चा, भौतिक गुण समान होते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ खालिस्तान कहते हैं। तो एक ही प्रकार से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। फोम, रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो इसमें जो फोम, रबर, इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है बच्चा, ये कोलाइडी होता है, कोलाइडी होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम, ये भी कोलाइडी होता है, सेम आंसर है। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो जो टिंडल प्रभाव होता है बच्चों खालिस्तान विलयन द्वारा, इसमें आ जाएगा खालिस्तान विलयन। चलो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है बच्चा, है ना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, खालिस्तान धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा, Hg, है ना। ये धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर कैसी होती है? द्रव होती है। ओके। प्रश्न क्रमांक 1, अति लघुत्तरी प्रश्न।
ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चा आप लोग बता देंगे, तत्वों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ को अपन तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से जो नया पदार्थ बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तत्व का उदाहरण लिख लेंगे आप हाइड्रोजन, और यौगिक का उदाहरण ले लेंगे आप लोग H2O। ओके। सममांगी और असममांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो सममांगी मतलब जिसमें सभी घटक समान रूप से फैले हो, मतलब सभी घटक समान रूप से फैले हो तो उसे सममांगी। जिसमें सभी घटक असमान रूप से फैले हो तो उसे विषमांगी कहते हैं। सममांगी का उदाहरण दे देना है नमक का पानी, नमक का पानी ये सममांगी है बच्चा। और विषमांगी रेत और चीनी ये विषमांगी का उदाहरण है। एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूँ, जिसमें सभी घटक समान हो सममांगी, और जिसमें सभी घटक असमान हो असमांगी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोलाइड क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चा, कोलाइड क्या होता है। कोलाइड वह मिश्रण होता है बच्चा जिसमें विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है। और इनका जो फैलाव होता है माध्यम में समान रूप से वितरित होता है। उदाहरण में लिख लेना है, कोलाइड में दूध, धुआं। ठीक है, ये उदाहरण लिख लेना है। विलयन क्या होता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण में लिख लेना है, चीनी तथा पानी का मिश्रण, नमक का घोल, इस तरीके से। निस्पंदन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए बच्चा, निस्पंदन किसे कहते हैं, छानने की प्रक्रिया को अपन निस्पंदन कहते हैं। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, छानने की प्रक्रिया जिसमें तरल और ठोस कण अलग अलग किए जाते हैं निस्पंदन कहलाते हैं। जैसे रेत और पानी को फिल्टर पेपर से अलग करना। क्रिस्टलीकरण क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। तो किसी विलयन में ठोस पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल में प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठोस पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल में प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये नमक और शक्कर के शुद्धिकरण में किया जाता है। अपकेंद्रन तो आप लोगों को पता होगा, सेंट्रीफ्यूग है ना। तो अपकेंद्रन से क्या होता है बेटा, उच्च गति से इसको घुमाया जाता है। तो आप लोगों को लिखना है, उच्च गति से घुमाकर ठोस और तरल कण करना। उच्च गति से घुमाकर ठोस और तरल कण करना क्या कहलाता है आप लोगों का, अपकेंद्रन कहलाता है। उदाहरण, दूध से दही निकालना। ठीक है, ये अपकेंद्रन या दूध से क्रीम निकालना, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 8, तेल और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, तेल और पानी को अलग करने के लिए अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सेपरेटिंग फनल है ना, फलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फनल ही ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, कोलाइडी और निलंबन में अंतर लिखिए। तो कोलाइडी के जो कण होते हैं बेटा वो छोटे होते हैं, आप लोगों को ऐसे अंतर लिखना है। कोलाइडी के कण छोटे होते हैं, स्थायी मिश्रण और टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कण छोटे होते हैं, स्थायी मिश्रण व टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और निलंबन क्या होता है, निलंबन में कण बड़े होते हैं, अस्थायी मिश्रण और तलछट बना लेता है, तो उसे अपन निलंबन कहते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो ऐसे ही लिख लेना है, धातु जो होती है वो चमकीली होती है, तन्य होती है, विद्युत की चालक होती है, तो उसे अपन धातु कहते हैं। अधातु जो विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, भंगुर होती है, ठीक है, तो उसे अपन अधातु कहते हैं। जैसे धातु में सोना और लोहा, ये धातु है, सोना और लोहा,
सोना का संकेत Au होता है, लोहा का संकेत Fe होता है, ठीक है। और अधातु में जैसे गंधक, सल्फर हो गया, है ना, बोरान हो गया, ये सब अधातु हैं, बोरान और सल्फर, ठीक है। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में बात करते हैं। सॉरी 11, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसकी तो आप परिभाषा बता दे सकते हैं कि समांगी मिश्रण वे विलयन होते हैं जिनमें दोनों घटक कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण नमक तथा पानी, ठीक है, ये समांगी हो गया। नेक्स्ट, निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो मैंने अभी आप लोगों को निलंबन की परिभाषा बताया था इधर, ठीक है। निलंबन हमने कहाँ देखा था, है ना, निलंबन की परिभाषा बता दिया हूँ मैंने, वहाँ से आप लोग ये निलंबन को देख लीजिएगा, निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं। नेक्स्ट, आगे क्या क्वेश्चन बोला है बेटा? इसमें बोला है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन केवल अवस्था या आकार बदलता है। क्या लिखना है? भौतिक परिवर्तन केवल अवस्था या आकार बदलता है, ठीक है, अवस्था या आकार बदलता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या करता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं खोली जा सकती, ऐसे विलयन को अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ तत्व कहलाता है। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर जो सोडा वाटर है, देखो मैं पहले समांगी बता देता हूँ। सोडा वाटर, वायु और सिरका ये समांगी है। बाकी देखिएगा, इनकी बात करते हैं, लकड़ी, मिट्टी और छनी हुई चाय, ये सब विषमांगी का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो बच्चा यहाँ पर स्टार्च और कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को शो करता है। स्टार्च व कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को शो करता है। दूध और नमक का घोल टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता, ठीक है, बस इतना लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तत्व कौन होगा, यौगिक क्या होगा, मिश्रण क्या होगा। सोडियम, एक मिनट, सोडियम तत्व है, ठीक है। चांदी, सिल्वर, ये भी तत्व है, ठीक है। टीन, ये भी तत्व है। सिलिकॉन, ये भी तत्व है, ठीक है। दी सेम कार्बन भी तत्व है। तो ये जितने भी मैंने ग्रीन बनाया हूँ बच्चा, ग्रीन, ये किसको प्रदर्शित करता है? तत्व को, ठीक है। दूसरा यौगिक की बात करता हूँ, तो यौगिक के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो यौगिक के लिए ये वाला कलर है, तो इस कलर में जिनको भी मैं रखूँगा वो यौगिक कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा था क्या? नहीं, यहाँ तो अल्पविराम लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी डाइऑक्साइड की बात करते तो डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का यौगिक है। मीथेन भी एक प्रकार का यौगिक है, और मीथेन हो गया, ठीक। तो ये सब यौगिक में, अब जितनी भी चीज़ें बची बेटा, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। ओके, तो एक बार ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, बाकी सब मिश्रण कहलाएगा। मिट्टी, चीनी का चूर्ण, है ना, साबुन, रक्त, ETC, ये सब मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल। तो अगर आपने अब तक के इन चीज़ों को पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें बन जाएगी। मिश्रण में 4 बिंदुओं पर तुलना कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 बिंदुओं की तुलना कीजिए। तो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
शुद्ध पदार्थ के गुण निश्चित होते हैं, मिश्रण के गुण निश्चित नहीं होते। शुद्ध पदार्थ का गलनांक निश्चित होता है, मिश्रण का गलनांक निश्चित नहीं होता। शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक निश्चित होता है, मिश्रण का क्वथनांक निश्चित नहीं होता। तो 4 अंतर आप ऐसे ही लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, NaCl है ना, ये नमक, ये आप लोगों को जैसे H2O हो गया, ये शुद्ध पदार्थ है, NaCl नमक शुद्ध पदार्थ है। तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, प्रत्येक के 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बेटा तत्व एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनने, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसे तत्व कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से मिलकर निश्चित और समांगी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलकर बनने से नया पदार्थ क्या बनता है, मिश्रण। प्रत्येक के उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। तत्व में लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लोहा। यौगिक में लिख सकते हैं H2O और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण में आप लोग लिख सकते हैं वायु और दूध, है ना, ये सब मिश्रण का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण क्या है ना, यह निष्पंदन की तुलना में क्यों अधिक प्रभावशाली है। कोलाइडी समांगी मिश्रण और निलंबन में 4 बिंदुओं पर अंतर लिखिए। तो आप लोग ये अंतर लिख सकते हैं, है ना। ओके, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी लिख सकते हैं आप लोग बेटा। क्रिस्टलीकरण निस्पंदन से अधिक प्रभावशाली है क्योंकि, और ये आपके बुक में सारे प्रश्न मिल जाएंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास PDF ना हो तो। कोलाइड, फिर कोलाइड क्या है, इसके 4 गुण लिखिए। कोलाइड के बारे में बता दिया था मैं। कोलाइड क्या है, गुण, 4 गुण। तो इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ये स्थायी होते हैं, ये नग्न आँखों से नहीं देखे जाते, ठीक है। ये उदाहरण लिख लेना, दूध और धुंध। दूध से क्रीम निकालने की विधि को उदाहरण से ही समझाइए। अपकेंद्रण कैसे काम करता है। तो बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था, दूध से क्रीम निकालने की जो विधि होती है इसे अपकेंद्रण कहते हैं। इसमें भारी पदार्थ नीचे और हल्का पदार्थ कैसा आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। अपकेंद्रण करते हैं। प्रयोगशाला में चीनी और रेत को अलग करने की प्रक्रिया चरणबद्ध लिखिए। तो आप लोग चीनी और रेत को अलग करने की प्रक्रिया कैसे लिखेंगे, देखो, पानी में घोलकर, आप लोग पानी में घोलेंगे तो चीनी घुल जाएंगी, रेत नहीं घुलेगी। निस्पंदन द्वारा रेत को अलग करेंगे और विलयन को वाष्पित कर चीनी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइड में इसका महत्व, इसका क्या महत्व है, 2 प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश की किरणें कोलाइडी कणों से टकराकर दिखाई देने लगती है, तो इसे अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात, किसका जो महत्व है बच्चा, कि दूध, धुंध धुएं में देखा जा सकता है, उदाहरण भी वही लिख लेना है, दूध, धुंध। समांगी और असमांगी मिश्रणों के उदाहरण को उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो समांगी नमक का पानी और वायु, असमांगी दूध, रेत और पानी, उनके भौतिक अवस्था के आधार पर उन लोगों को वर्गीकृत कर देना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे, 5, 6, 7 जो भी है आप लोगों का। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए बच्चा। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।